हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक शिलालेखों के बारे में, तो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजस्थान के जो शिलालेख हैं तो क्या होते हैं शिलालेख। सबसे तो शिलालेख जो कि धातु तथा पत्थरों पे लिखवाए जाते हैं, किसके द्वारा? प्राचीन काल में क्या होता था कि राजा महाराजाओं को जब कोई महत्वपूर्ण सूचना देनी होती थी लोगों को, प्रजा को, तो वो क्या करते थे? शिलालेख यानी कि अभिलेखों के माध्यम से क्या सूचना देते थे। कैसे? मतलब वह क्या करते थे कि लिखवा दिया करते थे, जिससे क्या कर सके लोग उन्हें पढ़ सके, देख सके और उनके आदेशों का पालन कर सके। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये शिलालेख हैं, देखिए दिख रहे होंगे आपको। तो क्या होता था कि जो शिलालेख पाए गए हैं राजस्थान में वो मुख्य रूप से संस्कृत भाषा और स्थानीय भाषा में पाए गए हैं। और राजस्थान में अभी तक जो शिलालेख हैं उनमें से 126 शिलालेखों की क्या हो चुकी है? खोज की जा चुकी है, मतलब प्राप्त किए जा चुके हैं ये शिलालेख। और मुख्य रूप से क्या हुआ है कि वार्षिक रिपोर्ट जो है राजपूताना की, अजमेर में ये जो शिलालेख हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ये शिलालेख लिखवाए जाते थे और इनका उपयोग आज भी आधुनिक युग में किया जाता है, मतलब लिखवाए जाते हैं। तो देखिए, जो पहला शिलालेख है वो है सूंडा शिलालेख। सूंडा शिलालेख जो कि कहाँ पर प्राप्त हुआ है? स्थान जालोर से प्राप्त शिलालेख है। इसमें क्या हुआ था? इसमें जानकारी मिली है कि चौहान को ब्राह्मण बताया गया है, मतलब ऐसी जानकारी लिखा हुआ है उसमें कि चौहानों को क्या बताया गया है? ब्राह्मण बताया गया है। इसमें ये तो पता नहीं चला है इस शिलालेख के माध्यम से कि किस सन में, किस ईस्वी में ये पता चला है, क्योंकि कुछ शिलालेखों में पता चला है और कुछ में नहीं पता चला है। ठीक है, मतलब कल्पनाएं भी की गई है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला शिलालेख है वो है अचलेश्वर शिलालेख। तो अचलेश्वर का जो शिलालेख है वो बीकानेर से प्राप्त हुआ है ये शिलालेख। और इस शिलालेख के माध्यम से क्या जानकारी प्राप्त हुई है कि ये जो शिलालेख है वो चंद्रवती के चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मणों से हुई है, ऐसा कहा जाता है। और चंद्रवती जो है वो एक राजधानी थी पहले। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है। इसके बाद में जो अगला शिलालेख है वो है बैराट का शिलालेख। बैराट का शिलालेख जो कि कहाँ पे, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? मतलब खुदाई में जयपुर से प्राप्त हुआ है ये शिलालेख। इसके माध्यम से क्या हुआ था कि जो पाषाण शिक्षा फलक भी कहलाता है ये शिलालेख। ठीक है, क्योंकि पाषाण सभ्यता की क्या मिली है? इसमें जानकारियां मिली है हमको, प्राचीन काल से रिलेटेड जो होती है। तो इसमें क्या हुआ था कि इस शिलालेख में यह विराटनगर के मत्स्य जनपद की राजधानी थी, पहले मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और ये बैराट का शिलालेख जो जयपुर में प्राप्त हुआ है, इसके माध्यम से क्या हुआ था, जो पांडव थे, जो उनका अंतिम समय का जो वनवास बीता था वो विराटनगर में ही बीता था। तो इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है वो बैराट शिलालेख के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। और अशोक की जो बौद्धिक धर्म की पुस्तकें थी उसके नाम भी किससे प्राप्त हुए हैं? बैराटनगर के शिलालेख के माध्यम से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो अशोक ने जो मतलब प्रवचन या आदेश दिए हैं वो भी शिलालेख, बैराट के शिलालेख से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो जयपुर का जो शिलालेख है वो बहुत अत्यधिक ही ऐतिहासिक काल में प्रचलित है, इसके माध्यम से काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। इसके बाद में जो अगला शिलालेख है वो है सिमेध्वेश्वर मंदिर का शिलालेख। तो ये जो मंदिर है, क्या हुआ था कि 1429 ईस्वी में मेवाड़ से प्राप्त वास्तुकारों का उल्लेख किया गया है इसमें। मतलब जो मकान वगैरह में क्या होता है, वास्तु के हिसाब से जो बनाए जाते थे, प्राचीन काल में मेवाड़ से जानकारी प्राप्त हुई है सिमेध्वेश्वर के शिलालेख के माध्यम से। ये एक मंदिर है, ठीक है, इसमें खुदाई हुई थी प्राचीन काल में 1429 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में जो अगला शिलालेख है वो है रायस का शिलालेख। तो ये जो शिलालेख है वो मथुरा के पास से प्राप्त हुआ है ये शिलालेख। इस शिलालेख के माध्यम से क्या हुआ था कि जो कुषाण काल के शिलालेख कहलाते हैं, मतलब है ये एक तरह के कुषाण काल के शिलालेख। और भारत के आर्यों ने
विदेशियों के संपर्क में आकर मूर्ति पूजा, यानी कि मूर्ति पूजा शुरू करी थी, मतलब सीखा था उन्होंने। मूर्ति पूजा मतलब पूजा की जाती है देवी देवताओं की आस्तिक रूप से। तो यहाँ जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? विदेशियों से हुई थी। ठीक है। इसके बाद में अगला जो शिलालेख है वो है हर्षनाथ का शिलालेख। तो ये जो शिलालेख है इसकी जानकारी किससे प्राप्त हुई है? सीकर जिले के हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख है। ये एक शिलालेख है जिसमें क्या हुआ था, जिसमें 59 पंक्तियां मिली है। मतलब ये बहुत बड़ा एक शिलालेख है। कौन सा? हर्षनाथ का शिलालेख। ठीक है। और इसमें क्या होता है, राजपूतों के सामाजिक व आर्थिक जीवन पे इस शिलालेख के माध्यम से क्या प्रकाश डला था। जब ये शिलालेख मिला था तो उस समय क्या था, चौहानों का शासनकाल चल रहा था। तो उस समय से मतलब अब तक जो चल रहा है चौहान शासनकाल, जो वंशज हैं वो आज भी इन शिलालेख के माध्यम से अपने जो वंशज हैं उनका कार्यकाल में उपयोग करते हैं, मतलब इसकी कार्य रणनीतियों में। ठीक है। घटियाल का शिलालेख, इस शिलालेख के माध्यम से क्या हुआ है, मारवाड़ व जैसलमेर का इतिहास, जैसलमेर के इतिहास की क्या है जानकारी मिली है इस शिलालेख के माध्यम से। और मारवाड़ व जैसलमेर को मरु व मांड भी कहा गया है, इस शिलालेख के माध्यम से पता चला है। और इस शिलालेख में क्या हुआ है कि राजस्थान की जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में पता लगा है। ठीक है। किसके द्वारा? घटियाली शिलालेख के द्वारा माध्यम से। इसके बाद में जो अगला शिलालेख है वो है अपराजित शिलालेख। अपराजित शिलालेख जो कि राजस्थान से प्राप्त शिलालेख है। ये जो शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। और जिसमें राजस्थान में सिंचाई जो होती थी वो चमड़े के चरखे से होती थी। मतलब पहले चमड़े के चरखे द्वारा राजस्थान में सिंचाई की जाती थी। तो इसमें अपराजित शिलालेख में राजस्थान की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक जानकारियों पर क्या है प्रकाश पड़ता है, मतलब प्रकाश पड़ा है। शिलालेख के माध्यम से पता चला है कि वहाँ की स्थिति राजस्थान की कैसी थी पहले। ठीक है। इसके बाद में जो अगला शिलालेख है वो है नाडोलाई शिलालेख। तो नाडोलाई शिलालेख जो है ये शिलालेख जालोर व प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है। मतलब जब खुदाई हुई थी, जब हुए ये इसमें जानकारियाँ प्राप्त हुई थी शिलालेख के माध्यम से। तो इन शिलालेखों में क्या हुआ था, गो हत्या निषेध, मतलब गो हत्या पर रोक थी, व वर्ण व जाति व्यवस्था का प्रमाण, मतलब वर्ण व जाति व्यवस्था के प्रमाणों पर क्या है प्रकाश पड़ा है इसमें। किसके द्वारा? नाडोलाई शिलालेख के माध्यम से। मतलब उस समय भी राजा महाराजों के काल में गो निषेध, हत्या पर रोक थी। ठीक है। और आज भी है आधुनिक काल में। इसके बाद में जो अगला शिलालेख है वो है राज प्रशंसित शिलालेख। इस शिलालेख का जो उल्लेख हुआ है, मतलब जानकारी हुई है, प्राप्त हुई है, वो 1676 ईस्वी में लिखे गए थे। ये शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेवाड़ के महाराजा रणछोड़ भट्ट द्वारा रामसमुद्र नौचौकी बांधो हुए 25 बड़ी बड़ी क्या थी शिलाओं के माध्यम से। शिलाओं में क्या थी? बड़ी बड़ी शिलाओं में क्या क्या लिखा गया था? विद्या, प्रेम, दान, पुण्य व प्रशासनिक कार्यों पर प्रकाश पड़ा है इसके माध्यम से। किसके माध्यम से? राज प्रशासित शिलालेख के माध्यम से। ये क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा शिलालेख है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसके माध्यम से बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई थी। ठीक है, उस समय में, क्योंकि 25 शिलालेख थे इसमें बड़े बड़े। इसके बाद जो अगला शिलालेख है वो है कीर्ति स्तंभ शिलालेख। तो इस शिलालेख जो प्राप्त हुआ है वो लिखा गया था तो 1460 ईस्वी में ये शिलालेख लिखे गए थे। और कहाँ से प्राप्त हुए? मेवाड़ की सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का उल्लेख हुआ है इसमें। मतलब ये मेवाड़ से प्राप्त किए गए हैं और इसमें वहाँ का जो मतलब खान पीन या फिर व्यापार वगैरह राजनीतिक स्थिति का पता चला था कि राजा महाराजा किस तरह से कार्य करते थे। कब? 1460 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद में जो अगला शिलालेख है वो है सारन का शिलालेख। सारन का शिलालेख जो कि 1580 ईस्वी में जब वहाँ पर राजा महाराजा थे तो जब खुदाई हुई तो प्राप्त हुए थे। राजस्थान में सती प्रथा का
प्रमाण मिला है। मतलब उस समय भी सती प्रथा होती थी। जब राजा महाराजा युद्ध में हार जाते थे तो क्या करती थी, रानियां क्या करती थी, सती हो जाती थी, मतलब जौहर कर लेती थी। ठीक है। इसके बाद में अगला जो शिलालेख है वो है रणकपुर प्रशंसित शिलालेख, जो कि 1439 ईस्वी में चौमुखा मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसकी जानकारी में ये प्राप्त हुआ है कि महाराजा बप्पा रावल व महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासकों की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हुई है। किसके माध्यम से? रणकपुर शिलालेख के माध्यम से। ठीक है, जो कि राजस्थान से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। इसके बाद में जो अगला शिलालेख है वो है बरबत का शिलालेख। बरबत का जो शिलालेख है जो कि 1614 ईस्वी में राजस्थान में मुगलों व राजपूतों के वैवाहिक संबंधों का उल्लेख प्राप्त हुआ है इस शिलालेख के माध्यम से, कि पहले भी राजा महाराजा क्या करते थे कि हिंदू महाराजा जो कि मुस्लिम मुगलों से विवाह करते थे, संबंध बनाते थे। ये अकबर के काल से शुरुआत हुई थी इसकी, मतलब कि 11वीं शताब्दी से समथिंग वहीं से हो गई थी। इसके बाद में जो अगला जो है शिलालेख है वो है शांतिनाथ मंदिर की प्रशंसित शिलालेख, जो कि 1526 ईस्वी में राजस्थानी शिक्षा पद्धति की उल्लेख जानकारी मिली है। किसके माध्यम से? शांतिनाथ मंदिर, जब इसकी खुदाई हुई थी, ये जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है। इसके बाद में जो अगला शिलालेख है वो है एक लिंग जी के मंदिर की प्रशंसित शिलालेख। तो ये जो मंदिर है वो शिव का मंदिर है और 1488 ईस्वी में क्या हुआ था कि इस शिलालेख के माध्यम से तत्कालीन मेवाड़ के हैं ये, मतलब मेवाड़ का शिलालेख है, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक के उल्लेख मिले थे। मतलब वहाँ का जो जीवन काल है वो कैसा था, किसका? मेवाड़ का। इसके बाद में जो अगला शिलालेख है वो है देलवाड़ा का शिलालेख। देलवाड़ा के शिलालेख में क्या होता? 1434 ईस्वी में तत्कालीन समाज व टंका एक प्रकार की मुद्रा का नाम है, उसके क्या थे कि उसके शिलालेख मिले थे। मतलब किस प्रकार की वहाँ पे मतलब मुद्रा छपवाई जाती थी, मुद्रा होती थी, तो उसके मतलब कैसे व्यापार किया जाता था, राजा महाराजा क्या करते थे, उसके बारे में जानकारी है। इसके बाद में जो अगला शिलालेख है वो है नागदा शिलालेख, जो कि 1437 ईस्वी में राजस्थान की तत्कालीन सामाजिक अवस्था की जानकारी मिली है इसके माध्यम से। मतलब सामाजिक जीवन कैसा था वहाँ का, राजस्थान का, नागदा में। तो दोस्तों इसी प्रकार से राजस्थान के जो ऐतिहासिक ये शिलालेख हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी राजस्थान के प्राचीनतम सिक्कों के बारे में। थैंक यू।